मैं एक दो नंबरी काम करने वाली औरत थी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं कामों में बिता दी थी। लेकिन एक ज़मीन के फ्रॉड में मुझसे कुछ गलती हो गई और फिर वहाँ पुलिस आ गई और मुझे पकड़कर अपने साथ ले गई। मैं कई दिन जेल में रही। जेल में एएसपी जब भी मेरे पास आता था, उसे देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। उसकी हरकतें मुझे अपनी सी लगती थीं। और फिर एक दिन जब मैंने उसे अपने बीते हुए कल के बारे में बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बताया कि वह मेरा नाम शालिनी है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। मेरे पिताजी 3 साल पहले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं अब भी सिर्फ 19 साल की थी और अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। मेरी माँ घर घर में नौकरी करके खाना पकाती थी। एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया और मेरी माँ यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने फ़ौरन उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के का नाम अभिषेक था। हमें बताया गया था कि वह एक कंपनी में छोटी मोटी जॉब करता है। अभिषेक के घर में कोई भी नहीं था। उसके माता पिता भी इस दुनिया से जा चुके थे। कुछ ही दिनों में शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद मैं जैसे ही अभिषेक के घर में पहुंची तो मेरी आंखें हैरत से खुल गई थीं। उसका घर बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा था। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी कंपनी में छोटी मोटी जॉब करता है। अभिषेक ने मुझे बहुत प्यार से अपना कमरा दिखाया और मुझसे वादा किया कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आ चुका है। शादी के 5 दिन बाद ही मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अपनी माँ के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा उदास हुई थी, लेकिन अभिषेक ने मुझे तसल्ली दी थी कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। एक दिन मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी कि अचानक मेरा दिल मचलने लगा। मैंने अभिषेक को बताया तो वह मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गया और जो खबर सुनने को मिली उससे अभिषेक और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। मैं माँ बनने वाली थी। अभिषेक ने मेरा खूब ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वह मुझे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह मेरे पीठ पीछे क्या क्या करता है। वह बहुत पैसे कमाता था, लेकिन छोटी मोटी जॉब में इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं। वो अक्सर फ़ोन पर बातें करता रहता था। कभी कभी मुझे उस पर शक होता कि आखिर वह करता क्या है, लेकिन मुझे कभी कोई सबूत नहीं मिल पाया। देखते ही देखते वक्त बीतता गया और ऊपर वाले ने हमें एक बहुत प्यारा और खूबसूरत सा बेटा दिया, जिसका नाम हमने राहुल रखा था। अभिषेक बहुत ज़्यादा खुश था और वह मेरे बेटे का और मेरा पहले से भी ज़्यादा बहुत ख्याल रखता था। एक दिन रात में अभिषेक को एक कॉल आई और वह घर छोड़कर भाग गया। अभिषेक को कॉल आई थी कि उसके 2 नंबरी काम के बारे में पुलिस को पता चल चुका है। अभी राहुल को 1 महीना हुआ था कि पता नहीं अभिषेक कहाँ गायब हो गया था। वो 5 दिन से घर वापस नहीं आया था। मैं नहीं जानती थी कि अभिषेक किन कामों में लगा हुआ है। मैं बहुत डरी हुई रहती थी। मैं इस घर में अकेली थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मेरा तो कोई अपना भी नहीं था जिसके पास मैं जा सकती थी। मैं उसे कॉल करती, मैसेज करती, लेकिन वह किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। अभिषेक यह शहर छोड़कर दूसरे शहर में जा चुका था। वह पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहता था। पुलिस से बचने के लिए वह दूसरे शहर में जाकर छुपकर बैठ गया था। एक दिन पुलिस मेरे घर पर आई और उसने मुझसे अभिषेक के बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि वह 5 दिन से घर नहीं लौटे हैं। पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या आपको पता है कि वह किस काम में लगे हुए हैं। मैं यह सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने मुझे बताया था कि आपके पति अभिषेक 2 नंबरी काम करते हैं और अनाथ बच्चों के पैसे हड़प लेते हैं। उन्हें जहाँ से भी खबर मिलती है कि किसी औरत का पति मर गया या फिर कोई बच्चा अनाथ हो गया तो फ़ौरन जाकर उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं और 2 नंबर काम करके पैसा कमाते हैं। अभी भी उन्होंने एक औरत के घर में जाकर उसे बहुत परेशान किया और उसके सारे पैसे छीन लिए। वह औरत सड़क पर आ गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह सीधा हमारे थाने आई और उसने बताया कि आपके पति ने उसके साथ ऐसे से किया है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अभिषेक ऐसा इंसान हो सकता है।
मुझे थोड़ा बहुत शक होता था कि अभिषेक के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन मैं यह कभी भी नहीं सोच सकती थी कि वह अनाथ बच्चों और अकेली औरतों के पैसे हड़पता है। अभिषेक का एक गोदाम था जिसमें उसने अपनी सारी दौलत को छुपा कर रखा था। वहाँ पर सोने की बनी ईंटें, औरतों के जेवर, पैसों की गड्डी, हीरे मोती, क्या कुछ नहीं था। उसने गोदाम में पूरे 12 ताले लगा रखे थे। पुलिस को उस गोदाम के बारे में पता चल चुका था और उसने वहाँ पर रेड मार ली। गोदाम अब पुलिस वालों के हवाले था और अभिषेक का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। 5 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभिषेक अभी तक वापस नहीं आया था। मैं पूरा दिन परेशान रहती थी। मैं रोती रहती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। 6 महीने बाद जब अभिषेक की खबर मिली तो पुलिस फ़ौरन अभिषेक को ढूंढने में लग गई और पुलिस ने अभिषेक के मिलते ही उसका एनकाउंटर कर डाला। और यह सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई और मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगी। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांधा और उस घर को छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं जानती थी कि यह घर भी अब कुछ ही दिन में सील होने वाला है। मुझे डर था कि मेरे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मैं वह घर छोड़कर भाग गई। मुझे अपने बच्चे के आने वाले कल के लिए कुछ बेहतर करना था। मैं बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। मैं अपना छोटा सा बैग लिए घूमती रही। मेरे पास बस कुछ 1000 रुपये ही थे। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। उस कमरे का किराया देने में ही मेरी सारी जमा पूंजी ख़त्म होती जा रही थी। मैंने सोचा कि अब मैं कोई नौकरी कर लूँगी। मैं घर घर जाकर नौकरी के लिए पूछती थी, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं रोज़ थक हार कर वापस अपने उस छोटे से कमरे में आ जाती थी और बहुत रोती थी कि ऊपर वाले मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। मेरा तो कोई अपना भी नहीं है जिसके पास मैं जा सकूं। मैं इस दुनिया में पूरी अकेली रह चुकी थी। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। मैं रोज़ सुबह उठती और नौकरी की तलाश में निकल जाती, लेकिन रोज़ शाम को उदास होकर वापस अपने कमरे में आ जाती। एक दिन मुझे घर में नौकरी मिल गई। वहाँ पर मुझे बर्तन धोने और सफाई करने का काम मिला था। मैं बहुत खुश थी कि चलो कुछ तो मुझे कोई काम मिला, मैं अपने बच्चे का पेट पाल सकूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं उस घर में रोज़ जाती थी और अपना काम करके शाम को वापस आ जाती थी, लेकिन उस घर में 4 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। वहाँ की मैडम ने मुझे नौकरी पर रखा था। मैं बहुत सुकून से अपना काम करती थी, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मैडम के पति मेरे ऊपर गंदी नज़र रखते थे। मैं इस बात को समझ रही थी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं उनकी गंदी नज़रें सहते हुए ही इस घर के काम करती रहती थी। एक दिन मैं किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी कि अचानक मैडम के पति मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैडम अपने बच्चों के साथ कमरे में उन्हें होमवर्क करा रही थी। उन्होंने मुझसे बहुत धीमे लहजे में पूछा कि शालिनी, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। मैं उनकी आवाज़ सुनकर कांप कर रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने हकलाते हुए जवाब दिया कि जी, मेरा एक बेटा है। मैं किराए के घर में रहती हूँ। मेरे पति इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मैंने डरते हुए अपनी सारी सच्चाई बता दी थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बेचारी, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई भी अपना नहीं है। मैं फ़ौरन डर कर पीछे हो गई थी और उनका हाथ अपने कंधे से हटा दिया था। डरो मत, मैं तुम्हारा अपना हूँ। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उन्होंने मुझसे कहा और किचन से निकलते चले गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगी। मैं उस दिन अपने घर आकर बहुत ज़्यादा रोई थी। यह दुनिया एक औरत को जीने नहीं दे सकती। एक अकेली औरत इस दुनिया में बहुत मुश्किल से रह पाती है। ऊपर वाले मेरी ज़िंदगी आसान कर दीजिए। मुझसे अब यह सब कुछ और बर्दाश्त नहीं होता। मैं रो रो कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी और अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती थी। मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं सोचती रहती थी कि आखिर मेरे बच्चे का आने वाला कल कैसा होगा। मेरा बच्चा इस दुनिया में अकेला कैसे जी सकेगा।
एक दिन मैडम अपने बच्चों के साथ कहीं पर गई हुई थी और उनके पति घर पर अकेले थे। मैं जैसे ही नौकरी पर आई, मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैंने पहले बर्तन धोए, फिर झाड़ू पोछा किया। सारा काम निपटाने के बाद जब मैं अपने घर को जाने लगी तो उनके पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इस भरी दुनिया में अकेली रह जाओगी, तुम मेरे साथ रह लो, मैं तुम्हें अकेला घर लेकर दूंगा, मैं तुम्हें बहुत अलग रखूंगा। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे जाने दो। लेकिन उसने मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। मैं उसके हाथ पर ज़ोर से काटकर भाग चुकी थी और दोबारा उस घर में काम पर नहीं आई थी। मैडम मुझे फ़ोन करती थी कि तुम नौकरी पर क्यों नहीं आ रही हो, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैंने आपकी नौकरी छोड़ दी है, मुझे अब यहाँ और काम नहीं करना। मैंने उन्हें उनके पति की सच्चाई नहीं बताई थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी का घर खराब हो। मैं वह नौकरी छोड़कर वापस अपने घर पर बैठ चुकी थी। मैं फिर 2-3 दिन नौकरी की तलाश में घूमती रही। लोग मुझे गंदी नज़रों से देखते थे। समाज में अकेली औरतों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, यह मुझे अब समझ में आ चुका था। मैं नहीं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। 3 दिन के बाद जब मैं एक घर में नौकरी के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ नौकरी मिल चुकी थी। लेकिन पहले मैंने इस बात का पता लगाया कि उस घर में कौन कौन रहता है। उस घर में एक औरत और उसकी 2 जवान बेटियां रहती थीं। वहाँ पर मुझे नौकरी मिल चुकी थी। मैंने लड़कियों का घर सुनकर नौकरी के लिए हाँ कर दी थी। मैं रोज़ नौकरी पर जाने लगी थी, लेकिन उनकी बेटियां मुझे नफ़रत से देखती थीं। वह सोचती थी कि मैं कोई बहुत ही गंदी चीज़ हूँ। वह मुझे बहुत ही नफ़रत भरी नज़रों से देखती थी और हर काम पर मुझे टोकती रहती थी। वो मुझे बहुत परेशान भी करती थी। एक दिन मैं लॉन में सफाई कर रही थी। मेरी सफाई पूरी हो चुकी थी। मैं कूड़ा उठाकर एक थैली में इकट्ठा कर रही थी कि उनकी दोनों बेटियां वहां पर आ पहुंची और उन्होंने एक कूड़े से भरा डिब्बा पूरे लॉन में दोबारा फेंक दिया और मुझसे कहा, ऐ गंदी औरत, क्या तुझे नज़र नहीं आता कि तूने कितनी गंदगी पीछे छोड़ दी है? यह तेरी सफाई है। उन्होंने मुझे बहुत नफरत से घूरते हुए कहा। मैंने थे पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। वहाँ की मैडम ने मुझे नौकरी पर रखा था। मैं बहुत सुकून से अपना काम करती थी, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मैडम के पति मेरे ऊपर गंदी नज़र रखते थे। मैं इस बात को समझ रही थी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं उनकी गंदी नज़रें सहते हुए ही इस घर के काम करती रहती थी। एक दिन मैं किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी कि अचानक मैडम के पति मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैडम अपने बच्चों के साथ कमरे में उन्हें होमवर्क करा रही थीं। उन्होंने मुझसे बहुत धीमे लहजे में पूछा कि शालिनी, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मैं उनकी आवाज़ सुनकर कांप कर रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने हकलाते हुए जवाब दिया कि जी, मेरा एक बेटा है। मैं किराए के घर में रहती हूँ। मेरे पति इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मैंने डरते हुए अपनी सारी सच्चाई बता दी थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बेचारी, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई भी अपना नहीं है। मैं फ़ौरन डर कर पीछे हो गई थी और उनका हाथ अपने कंधे से हटा दिया था। डरो मत, मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उन्होंने मुझसे कहा और किचन से निकलते चले गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगी। मैं उस दिन अपने घर आकर बहुत ज़्यादा रोई थी। यह दुनिया एक औरत को जीने नहीं दे सकती। एक अकेली औरत इस दुनिया में बहुत मुश्किल से रह पाती है। ऊपर वाले मेरी ज़िंदगी आसान कर दीजिए। मुझसे अब यह सब कुछ और बर्दाश्त नहीं होता। मैं रो रो कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी और अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती थी। मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं सोचती रहती थी कि आखिर मेरे बच्चे का आने वाला कल कैसा होगा। मेरा बच्चा इस दुनिया में अकेला कैसे जी सकेगा। एक दिन मैडम अपने बच्चों के साथ कहीं पर गई हुई थी और उनके पति घर पर अकेले थे। मैं जैसे ही नौकरी पर आई, मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैंने पहले बर्तन धोए, फिर झाड़ू पोछा किया। सारा काम निपटाने के बाद जब मैं अपने घर को जाने लगी तो उनके पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए।
उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इस भरी दुनिया में अकेली रह जाओगी, तुम मेरे साथ रह लो, मैं तुम्हें अकेला घर लेकर दूंगा, मैं तुम्हें बहुत अलग रखूंगा, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे जाने दो। लेकिन उसने मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। मैं उसके हाथ पर ज़ोर से काट कर भाग चुकी थी और दोबारा उस घर में काम पर नहीं आई थी। मैडम मुझे फ़ोन करती थी कि तुम नौकरी पर क्यों नहीं आ रही हो, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैंने आपकी नौकरी छोड़ दी है, मुझे अब यहाँ और काम नहीं करना। मैंने उन्हें उनके पति की सच्चाई नहीं बताई थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी का घर खराब हो। मैं वह नौकरी छोड़कर वापस अपने घर पर बैठ चुकी थी। मैं फिर 2-3 दिन नौकरी की तलाश में घूमती रही। लोग मुझे गंदी नज़रों से देखते थे। समाज में अकेली औरतों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, ये मुझे अब समझ में आ चुका था। मैं नहीं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। 3 दिन के बाद जब मैं एक घर में नौकरी के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ नौकरी मिल चुकी थी। लेकिन पहले मैंने इस बात का पता लगाया कि उस घर में कौन कौन रहता है। उस घर में एक औरत और उसकी 2 जवान बेटियां रहती थीं। वहाँ पर मुझे नौकरी मिल चुकी थी। मैंने लड़कियों का घर सुनकर नौकरी के लिए हाँ कर दी थी। मैं रोज़ नौकरी पर जाने लगी थी, लेकिन उनकी बेटियां मुझे नफ़रत से देखती थीं। वह सोचती थी कि मैं कोई बहुत ही गंदी चीज़ हूँ। वह मुझे बहुत ही नफ़रत भरी नज़रों से देखती थी और हर काम पर मुझे टोकती रहती थी। वो मुझे बहुत परेशान भी करती थी। एक दिन मैं लॉन में सफाई कर रही थी। मेरी सफाई पूरी हो चुकी थी। मैं कूड़ा उठाकर एक थैली में इकट्ठा कर रही थी कि उनकी दोनों बेटियां वहां पर आ पहुंचीं और उन्होंने एक कूड़े से भरा डिब्बा पूरे लॉन में दोबारा फेंक दिया और मुझसे कहा, ऐ गंदी औरत, क्या तुझे नज़र नहीं आता कि तूने कितनी गंदगी पीछे छोड़ दी है? ये तेरी सफाई है। उन्होंने मुझे बहुत नफ़रत से घूरते हुए कहा। मैंने डोनेशन में चला गया था। अब मैं फिर से सड़क पर आ चुकी थी। मैंने तो वह घर भी छोड़ दिया था जहाँ पर मैं पहले रहती थी। मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं उन्हें इकट्ठा कर पाती। जो भी मिलते थे मैं उन पैसों से राहुल के लिए कुछ ले आती थी या खाने पीने में ख़त्म हो जाते थे। अब मैं सड़क पर अपने बच्चे को गोद में लिए चल रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। रात का वक्त था, अंधेरा गहरा हो चुका था। अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदों के साथ साथ मेरे आंसू भी बह रहे थे। मैं एक कत्तीन के नीचे जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि राहुल अगर भीग जाता तो उसे सर्दी लग जाती। मेरे पास तो दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं टीन के नीचे खड़ी थी कि अचानक वहाँ से 3-4 आदमी गुजरने लगे। वो मुझे गंदी नज़रों से देखने लगे और कहने लगे कि ए लड़की, आओ हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। वह बदतमीज़ी से मुझसे कह रहे थे, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। यह सुनकर उनके होश उड़ गए थे। वह कोई आम लोग नहीं थे। वह 4 लोग थे जो दूसरों के घरों में चोरी करते थे और दूसरों की जायदाद हड़पते थे। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, हम भी अपना गुजारा चोरी पर करते हैं। वह थोड़े से उदास हो गए थे। उनकी बात सुनकर मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ पर रहते हो? उन्होंने बताया कि हमारा एक अपना घर है, हम वहीं रहते हैं और सुबह को अपने काम के लिए निकल जाते हैं और रात को सोने के लिए जाते हैं। यह सुनकर मुझे ख्याल आया था, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में एक कमरे में रह सकती हूँ? यह सुनकर उनके होश उड़ गए थे कि एक जवान लड़की उनके साथ अकेले घर में रहने को कैसे कह सकती है। ए लड़की, कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी? हम अकेले रहते हैं और हम आदमी लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैंने उनसे कहा कि अब ऐसी दुनिया से क्या डरना, मैं सब कुछ झेल चुकी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं भी वो करूँगी जो तुम करते हो। मुझे भी अपने बच्चे का पेट पालना है, अपने बच्चे को जवान करना है, अपने बच्चे की ज़िंदगी आसान करनी है। उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया और वह मुझे अपने साथ ले आए, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर में नहीं रखा। उनके घर के पीछे एक छोटा सा कच्चा सा मकान बना हुआ था जिसमें एक कमरा था।
उन्होंने मुझे वहाँ पर लाकर छोड़ दिया और कहा कि अब से तुम यहीं पर रहोगी, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। मैंने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कहा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे ऊपर रहम किया। अगर आप ना होते तो पता नहीं आज मैं कहाँ जाती। वो लोग दिल के बुरे नहीं थे, हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया था। वह मुझे छोड़कर अपने घर पर जा चुके थे और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे इज्जत की रोटी नहीं कमाऊंगी, क्योंकि इज्जत की रोटी में कुछ नहीं रखा, हर जगह से बेइज्जती ही मिलती है। मैंने सोच लिया था कि मैं भी वही काम करूंगी जो यह लोग करते हैं और अपने बेटे को बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी, एक बड़ा आदमी बनाऊंगी, उसे बहुत अच्छी ज़िंदगी दूंगी। मैं अपने बेटे को कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करने दूंगी। अगले ही दिन मैं उन लोगों के पास गई और मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे भी कोई काम दे दो, मैं भी तुम लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। मुझे भी अपने बच्चे का पेट पालना है, मुझे अपने बच्चे को बड़ा करना है। मैं भी वही काम करना चाहती हूँ जो तुम लोग करते हो। मुझे समझ आ गया है कि इज्जत की रोटी में कुछ नहीं रखा। अगर इंसान इज्जत से रोटी कमाने का सोचता है तो वह हर जगह से बेइज्जती होता है। उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया था और उन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया था। मैं उनके साथ मिलकर चोरी करती थी, लोगों की जायदाद छीनती थी। मेरे हालात थोड़े बेहतर हो चुके थे जब से मैंने यह काम करना शुरू किया था। मैं जानती थी कि मैं गलत काम करती हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए यह सब कुछ करना पड़ रहा था। मैं अपने बच्चे को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती थी। मैं अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। 2 साल और बीत गए थे। मैं यही काम करती रहती थी और मैंने अपना एक छोटा सा घर ले लिया था जिसमें 2 कमरे बने हुए थे। मेरा बेटा 5 साल का हो चुका था। मैं अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि अपने बेटे से मेरा ध्यान थोड़ा हटने लगा था। मैं अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर अपने काम पर निकल जाती थी। वो लोग मुझे बताते थे कि आज तुम्हें यहाँ चोरी करनी है, इस घर में कोई नहीं है। मैं वैसा ही करती थी जैसा वह लोग कहते थे और देखते ही देखते मैं यह काम बहुत अच्छे तरीके से करने लगी थी। मैं आज तक कभी भी पकड़ी नहीं गई थी। एक बार मैं एक घर में चोरी करने गई। उस घर के लोग दावत में गए हुए थे। मैं चोरी कर ही रही थी कि अचानक उस घर का दरवाज़ा खुला। मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँगी। मैं फ़ौरन एक पर्दे के पीछे छुप गई। उस घर में एक आदमी कुछ लेने आया था। शायद वह कुछ लेकर जाना भूल गया था। मुझे नहीं पता कि वह क्या करने आया था, लेकिन उसे कुछ आहट सी महसूस हुई थी। उसने सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम पर ध्यान लगाया, लेकिन पर्दे के पीछे खड़े मेरे हाथ से एक फूलदान ज़मीन पर गिर गया, जिसका शोर सुनकर उसके होश उड़ गए। वो फ़ौरन पीछे पलट कर आया। उसने अपनी नज़रों को दौड़ाते हुए सब जगह देखा और उस जगह पर आ गया जहाँ से उसे आवाज़ आई थी। वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ वहाँ पहुँचा। उसे पर्दा हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने वह पर्दा हटाया और मुझे देख लिया। मैं परेशान हो गई, मेरे होश उड़ गए। वो मुझे पकड़ने लगा था कि ए लड़की, कहाँ जा रही हो तुम? कौन हो? इधर आओ ज़रा। मैं भाग रही थी, लेकिन मेरा पैर कालीन पर अटक गया था और मैं ज़मीन पर गिर गई थी। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज़ मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूँ? तुम चोर हो, तुम यहाँ क्यों आई थी? ये तुम क्या कर रही थी यहाँ पर? उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैंने उससे बचने की बहुत कोशिश की थी। मैं भागने लगी। वह मेरे पीछे पीछे ही था और अचानक मेरे हाथ में एक बड़ा सा लोहे का डंडा आ गया। देखो, मुझसे पीछे रहो, वरना मैं ये डंडा तुम्हारे सर पर मार दूंगी। वो डर गया था। सुनो लड़की, इसे नीचे फेंक दो और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उसने जैसे ही पुलिस को बुलाने के लिए अपनी जेब से फ़ोन निकाला, मैंने फ़ौरन वह डंडा उसके सर पर मार दिया और वह वहीं पर बेहोश हो गया। पूरे फर्श पर खून ही खून फैल गया था और मैं यह देखकर हैरान रह गई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये मुझसे क्या हो गया था? पहली बार ज़िंदगी में मैंने किसी को मारा था। मैं डर गई थी। मेरे माथे पर डर के पसीने की बूंदें साफ नज़र आ रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने डंडा वहीं पर फेंका और मैं फ़ौरन उस घर से बाहर निकल गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं नहीं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। मैंने अपने साथियों को बताया कि मुझसे ऐसा हो गया, तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अक्सर ऐसे कामों में ऐसा होता रहता है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी।
उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ सुकून मिल गया था कि शायद ऐसा होता रहता होगा। मैं एक पत्थर दिल औरत बन चुकी थी। मुझे सिर्फ अपने बेटे की ज़िंदगी संवारनी थी। मेरा ध्यान मेरे बेटे से काफ़ी हट चुका था। मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा मग्न हो गई थी। मैं सिर्फ पैसे कमाने पर लगी हुई थी। मैं यह भूल चुकी थी कि मेरा बेटा भी मेरा इंतज़ार करता है। एक दिन मैं अपने काम पर निकली और घर की कुंडी लगाना भूल गई। मेरा बेटा खेलते खेलते बाहर आ गया और वह रास्ता भटक गया। मैं अपना काम निपटाकर जैसे ही घर वापस आई तो मैंने घर का दरवाज़ा खुला पाया, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं फ़ौरन घर के अंदर आई और अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगी, राहुल राहुल बेटा कहाँ हो राहुल। लेकिन राहुल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने घर का कोना कोना छान मारा, हर एक कमरे में ढूंढा, छत पर भी ढूंढा, लेकिन राहुल कहीं भी नज़र नहीं आया। मैंने घर से निकलकर आसपास गलियों में, मोहल्लों में, सब में ढूंढा, लेकिन राहुल कहीं भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरा बेटा कहाँ खो गया। 4 दिन गुजर गए। राहुल का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। मेरे साथी मुझे तसल्ली दे रहे थे कि ऐसे कामों में ऐसा होता रहता है। अब तुम्हें अपने बेटे की फ़िक्र छोड़ देनी चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वो मुझे काम करने का कहते रहते थे। मैं भी अपने काम पर ध्यान देने लगी थी। राहुल भटकता भटकता कहीं दूर इलाके में पहुंच गया और एक आदमी ने उसे देख लिया। उस आदमी का नाम राकेश था। बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राहुल ने रोते रोते उस आदमी को बताया। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। मैं अपना घर भूल गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आया था। राहुल बहुत रो रहा था। उसका रोना देखते हुए राकेश ने उसे सीने से लगा लिया और अपने घर ले आया। राकेश की पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। राकेश ने दूसरी शादी नहीं की थी और ना ही राकेश के पास अपना कोई बच्चा था। वह भी इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसने राहुल को ही अपना बच्चा बना लिया था और अपनी ज़िंदगी उसकी परवरिश में लगा दी थी। उसने राहुल को बहुत आराम दिया, उसका स्कूल में एडमिशन कराया और उसे एक अच्छा इंसान बनाने का सोचा था। राहुल ने राकेश को कहा था कि उसे बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना है और राकेश उसके सपने को हर हाल में पूरा करना चाहता था। देखते ही देखते मैं खुद उस गैंग के लीडर बन चुकी थी। मैं काम इतनी सफाई से करती थी कि मुझे इस गैंग का लीडर बना दिया गया था। अब मैं सबको हुक्म देती थी कि किसको क्या करना है। कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। मैं अब बहुत बड़े बड़े काम करती थी, जैसे ज़मीनों का फ्रॉड करना, घर की जायदाद पर कब्जा करना, बैंक में डाका डालना। लेकिन कभी भी मुझे किसी ने नहीं पकड़ा था। 20 साल बीत चुके थे। मैं एक बहुत अमीर औरत बन चुकी थी। मेरा घर इतना बड़ा था कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। दूसरी तरफ राहुल कॉलेज जाता था। वह अपने CSS के एग्ज़ाम दे रहा था। लेकिन एक दिन वह जैसे ही घर वापस आया तो राकेश इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। राहुल बहुत रोया था। पिताजी उठिए, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अभी तो मैं पुलिस ऑफिसर भी नहीं बना था। राकेश ने अपनी सारी जायदाद राहुल के नाम कर दी थी और उसे पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी थी। राहुल अपने CSS के एग्ज़ाम में पास हो चुका था। इस दुनिया के बेरहम शहर में मेरा नाम बहुत अच्छे से जाना जाता था। ऐसा कोई भी नहीं था जिसे मेरा नाम नहीं पता था। मेरे सीने में दिल की जगह एक काला और बेरहम पत्थर दिल धड़कता था, जिसको रहम हमदर्दी और इंसानियत का कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के हक मारने, गरीबों को लूटने और ख़ास तौर पर उन मासूम और बेबस अनाथ बच्चों की जायदाद को 2 नंबरी से हथियाने में गुजार दी थी। मेरे लालच कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। मैंने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अनाथ बच्चों को उनके असली घरों से धक्के मारकर और घसीटकर इस शहर की इन कच्ची और गर्म सड़कों पर भीख मांगने के लिए फेंक दिया था और उनकी उन सारी ज़मीनों और उन दुकानों पर नकली कागज़ और झूठे गवाहों को लाकर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। मैंने कभी किसी रोते हुए मासूम के आंसुओं की परवाह नहीं की थी। मेरा दिल अब पत्थर का हो चुका था। अगर कोई मेरे पैर पकड़ने की कोशिश करता था तो मैं उसे ठोकर मारकर खुद से दूर कर देती थी। मेरे दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी, क्योंकि मेरा वह काला और गंदा दिल सिर्फ और सिर्फ सोने के सिक्कों की आवाज़ और हीरों की डोनेशन में चला गया था। अब मैं फिर से सड़क पर आ चुकी थी। मैंने तो वह घर भी छोड़ दिया था जहाँ पर मैं पहले रहती थी। मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं था,
क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं उन्हें इकट्ठा कर पाती। जो भी मिलते थे मैं उन पैसों से राहुल के लिए कुछ ले आती थी या खाने पीने में ख़त्म हो जाते थे। अब मैं सड़क पर अपने बच्चे को गोद में लिए चल रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। रात का वक्त था, अंधेरा गहरा हो चुका था। अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदों के साथ साथ मेरे आंसू भी बह रहे थे। मैं एक टीन के नीचे जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि राहुल अगर भीग जाता तो उसे सर्दी लग जाती। मेरे पास तो दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं टीन के नीचे खड़ी थी कि अचानक वहाँ से 3-4 आदमी गुजरने लगे। वो मुझे गंदी नज़रों से देखने लगे और कहने लगे कि ए लड़की, आओ हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। वह बदतमीज़ी से मुझसे कह रहे थे, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। यह सुनकर उनके होश उड़ गए थे। वह कोई आम लोग नहीं थे, वह 4 लोग थे जो दूसरों के घरों में चोरी करते थे और दूसरों की जायदाद हड़पते थे। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, हम भी अपना गुजारा चोरी पर करते हैं। वह थोड़े से उदास हो गए थे। उनकी बात सुनकर मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ पर रहते हो? उन्होंने बताया कि हमारा एक अपना घर है, हम वहीं रहते हैं और सुबह को अपने काम के लिए निकल जाते हैं और रात को सोने के लिए जाते हैं। यह सुनकर मुझे ख्याल आया था, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में एक कमरे में रह सकती हूँ? यह सुनकर उनके होश उड़ गए थे कि एक जवान लड़की उनके साथ अकेले घर में रहने को कैसे कह सकती है। ए लड़की, कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। हम अकेले रहते हैं और हम आदमी लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैंने उनसे कहा कि अब ऐसी दुनिया से क्या डरना, मैं सब कुछ झेल चुकी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं भी वो करूँगी जो तुम करते हो। मुझे भी अपने बच्चे का पेट पालना है, अपने बच्चे को जवान करना है, अपने बच्चे की ज़िंदगी आसान करनी है। उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया और वह मुझे अपने साथ ले आए, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर में नहीं रखा। उनके घर के पीछे एक छोटा सा कच्चा सा मकान बना हुआ था जिसमें एक कमरा था। उन्होंने मुझे वहाँ पर लाकर छोड़ दिया और कहा कि अब से तुम यहीं पर रहोगी, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। मैंने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कहा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे ऊपर रहम किया। अगर आप ना होते तो पता नहीं आज मैं कहाँ जाती। वो लोग दिल के बुरे नहीं थे, हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया था। वह मुझे छोड़कर अपने घर पर जा चुके थे और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे इज़्ज़त की रोटी नहीं कमाऊंगी, क्योंकि इज़्ज़त की रोटी में कुछ नहीं रखा, हर जगह से बेइज्जती ही मिलती है। मैंने सोच लिया था कि मैं भी वही काम करूंगी जो यह लोग करते हैं और अपने बेटे को बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी, एक बड़ा आदमी बनाऊंगी, उसे बहुत अच्छी ज़िंदगी दूंगी। मैं अपने बेटे को कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करने दूंगी। अगले ही दिन मैं उन लोगों के पास गई और मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे भी कोई काम दे दो, मैं भी तुम लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। मुझे भी अपने बच्चे का पेट पालना है, मुझे अपने बच्चे को बड़ा करना है। मैं भी वही काम करना चाहती हूँ जो तुम लोग करते हो। मुझ समझ आ गया है कि इज़्ज़त की रोटी में कुछ नहीं रखा। अगर इंसान इज़्ज़त से रोटी कमाने का सोचता है तो वह हर जगह से बेइज्जती होता है। उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया था और उन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया था। मैं उनके साथ मिलकर चोरी करती थी, लोगों की जायदाद छीनती थी। मेरे हालात थोड़े बेहतर हो चुके थे जब से मैंने यह काम करना शुरू किया था। मैं जानती थी कि मैं गलत काम करती हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा था। मैं अपने बच्चे को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती थी। मैं अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। 2 साल और बीत गए थे, मैं यही काम करती रहती थी और मैंने अपना एक छोटा सा घर ले लिया था जिसमें 2 कमरे बने हुए थे। मेरा बेटा 5 साल का हो चुका था। मैं अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि अपने बेटे से मेरा ध्यान थोड़ा हटने लगा था। मैं अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर अपने काम पर निकल जाती थी। वो लोग मुझे बताते थे कि आज तुम्हें यहाँ चोरी करनी है, इस घर में कोई नहीं है। मैं वैसा ही करती थी जैसा वह लोग कहते थे और देखते ही देखते मैं यह काम बहुत अच्छे तरीके से करने लगी थी। मैं आज तक कभी भी पकड़ी नहीं गई थी। एक बार मैं एक घर में चोरी करने गई। उस घर के लोग दावत में गए हुए थे। मैं चोरी कर ही रही थी कि अचानक उस घर का दरवाज़ा खुला। मैं हैरान रह गई, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँगी। मैं फ़ौरन एक पर्दे के पीछे छुप गई। उस घर में एक आदमी कुछ लेने आया था। शायद वह कुछ लेकर जाना भूल गया था। मुझे नहीं पता कि वह क्या करने आया था, लेकिन उससे कुछ आहट सी महसूस हुई थी। उसने सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम पर ध्यान लगाया, लेकिन पर्दे के पीछे खड़े मेरे हाथ से एक फूलदान ज़मीन पर गिर गया, जिसका शोर सुनकर उसके होश उड़ गए। वो फ़ौरन पीछे पलट कर आया। उसने अपनी नज़रों को दौड़ाते हुए सब जगह देखा और उस जगह पर आ गया जहाँ से उसे आवाज़ आई थी। वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ वहाँ पहुँचा। उसे पर्दा हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने वह पर्दा हटाया और मुझे देख लिया। मैं परेशान हो गई। मेरे होश उड़ गए। वो मुझे पकड़ने लगा था कि ये लड़की, कहाँ जा रही हो तुम? कौन हो? इधर आओ ज़रा। मैं भाग रही थी, लेकिन मेरा पैर कालीन पर अटक गया था और मैं ज़मीन पर गिर गई थी। मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज़ मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूँ? तुम चोर हो। तुम यहाँ क्यों आई थी? ये तुम क्या कर रही थी यहाँ पर? उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैंने उससे बचने की बहुत कोशिश की थी। मैं भागने लगी। वह मेरे पीछे पीछे ही था और अचानक मेरे हाथ में एक बड़ा सा लोहे का डंडा आ गया। देखो, मुझसे पीछे रहो, वरना मैं ये डंडा तुम्हारे सर पर मार दूंगी। वो डर गया था। सुनो लड़की, इसे नीचे फेंक दो और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उसने जैसे ही पुलिस को बुलाने के लिए अपनी जेब से फ़ोन निकाला, मैंने फ़ौरन वह डंडा उसके सर पर मार दिया और वह वहीं पर बेहोश हो गया। पूरे फर्श पर खून ही खून फैल गया था और मैं यह देखकर हैरान रह गई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। यह मुझसे क्या हो गया था? पहली बार जिंदगी में मैंने किसी को मारा था। मैं डर गई थी। मेरे माथे पर अड़र के पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने डंडा वहीं पर फेंका और मैं फ़ौरन उस घर से बाहर निकल गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं नहीं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। मैंने अपने साथियों को बताया कि मुझसे ऐसा हो गया, तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अक्सर ऐसे कामों में ऐसा होता रहता है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ सुकून मिल गया था कि शायद ऐसा होता रहता होगा। मैं एक पत्थर दिल औरत बन चुकी थी। मुझे सिर्फ अपने बेटे की ज़िंदगी संवारनी थी। मेरा ध्यान मेरे बेटे से काफ़ी हट चुका था। मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा मग्न हो गई थी। मैं सिर्फ पैसे कमाने पर लगी हुई थी। मैं यह भूल चुकी थी कि मेरा बेटा भी मेरा इंतज़ार करता है। एक दिन मैं अपने काम पर निकली और घर की कुंडी लगाना भूल गई। मेरा बेटा खेलते खेलते बाहर आ गया और वह रास्ता भटक गया। मैं अपना काम निपटाकर जैसे ही घर वापस आई तो मैंने घर का दरवाज़ा खुला पाया, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं फ़ौरन घर के अंदर आई और अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगी, राहुल, राहुल बेटा, कहाँ हो राहुल? लेकिन राहुल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने घर का कोना कोना छान मारा, हर एक कमरे में ढूंढा, छत पर भी ढूंढा, लेकिन राहुल कहीं भी नज़र नहीं आया। मैंने घर से निकलकर आसपास गलियों में, मोहल्लों में, सब में ढूंढा, लेकिन राहुल कहीं भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरा बेटा कहाँ खो गया। 4 दिन गुजर गए। राहुल का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। मेरे साथी मुझे तसल्ली दे रहे थे कि ऐसे कामों में ऐसा होता रहता है। अब तुम्हें अपने बेटे की फ़िक्र छोड़ देनी चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वो मुझे काम करने का कहते रहते थे। मैं भी अपने काम पर ध्यान देने लगी थी। राहुल भटकता भटकता कहीं दूर इलाके में पहुंच गया और एक आदमी ने उसे देख लिया। उस आदमी का नाम राकेश था। बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राहुल ने रोते रोते उस आदमी को बताया। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। मैं अपना घर भूल गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आया था। राहुल बहुत रो रहा था। उसका रोना देखते हुए राकेश ने उसे सीने से लगा लिया और अपने घर ले आया। राकेश की पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। राकेश ने दूसरी शादी नहीं की थी और ना ही राकेश के पास अपना कोई बच्चा था। वह भी इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसने राहुल को ही अपना बच्चा बना लिया था और अपनी ज़िंदगी उसकी परवरिश में लगा दी थी। उसने राहुल को बहुत आराम दिया। उसका स्कूल मैंने एडमिशन कराया और उसे एक अच्छा इंसान बनाने का सोचा था। राहुल ने राकेश को कहा था कि उसे बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना है और राकेश उसके सपने को हर हाल में पूरा करना चाहता था। देखते ही देखते मैं खुद उस गैंग के लीडर बन चुकी थी।
मैं काम इतनी सफाई से करती थी कि मुझे इस गैंग का लीडर बना दिया गया था। अब मैं सबको हुक्म देती थी कि किसको क्या करना है। कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। मैं अब बहुत बड़े बड़े काम करती थी, जैसे ज़मीनों का फ्रॉड करना, घर की जायदाद पर कब्जा करना, बैंक में डाका डालना। लेकिन कभी भी मुझे किसी ने नहीं पकड़ा था। 20 साल बीत चुके थे। मैं एक बहुत अमीर औरत बन चुकी थी। मेरा घर इतना बड़ा था कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। दूसरी तरफ राहुल कॉलेज जाता था। वह अपने CSS के एग्ज़ाम दे रहा था। लेकिन एक दिन वह जैसे ही घर वापस आया तो राकेश इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। राहुल बहुत रोया था। पिताजी उठिए, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अभी तो मैं पुलिस ऑफिसर भी नहीं बना था। राकेश ने अपनी सारी जायदाद राहुल के नाम कर दी थी और उसे पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी थी। राहुल अपने CSS के एग्ज़ाम में पास हो चुका था। इस दुनिया के बेरहम शहर में मेरा नाम बहुत अच्छे से जाना जाता था। ऐसा कोई भी नहीं था जिसे मेरा नाम नहीं पता था। मेरे सीने में दिल की जगह एक काला और बेरहम पत्थर दिल धड़कता था, जिसको रहम हमदर्दी और इंसानियत का कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ दूसरों के हक मारने, गरीबों को लूटने और ख़ास तौर पर उन मासूम और बेबस अनाथ बच्चों की जायदाद को 2 नंबरी से हथियाने में गुजार दी थी। मेरे लालच कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। मैंने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अनाथ बच्चों को उनके असली घरों से धक्के मारकर और घसीट कर इस शहर की इन कच्ची और गर्म सड़कों पर भीख मांगने के लिए फेंक दिया था, और उनकी उन सारी ज़मीनों और उन दुकानों पर नकली कागज़ और झूठे गवाहों को लाकर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। मैंने कभी किसी रोते हुए मासूम के आंसुओं की परवाह नहीं की थी। मेरा दिल अब पत्थर का हो चुका था। अगर कोई मेरे पैर पकड़ने की कोशिश करता था तो मैं उसे ठोकर मारकर खुद से दूर कर देती थी। मेरे दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी, क्योंकि मेरा वह काला और गंदा दिल सिर्फ और सिर्फ सोने के सिक्कों की आवाज़ और हीरों की उस चमक पर धड़कता था जिसने मेरी आंखों पर एक ऐसी मोटी और अंधी पट्टी बांध रखी थी जिसे मौत के अलावा कोई और नहीं खोल सकता था। मेरे हाथों पर गरीब लोगों के बहते हुए आंसू और उनकी बद्दुआओं का वह खून लगा हुआ था जिससे इस दुनिया का कोई पानी, कोई समुंदर नहीं धो सकता था। मैंने शहर के सबसे अंधेरे, वीरान और सुनसान इलाके में अपना एक बहुत बड़ा और खूबसूरत किले जैसा गोदाम तैयार करवाया था, जिसकी ऊंची और मजबूत दीवारें मेरी लालच और मेरी 2 नंबर की कमाई को बचाने के लिए खड़ी की गई थीं। वो गोदाम सिर्फ एक आम सी इमारत या कोई मामूली जगह भी नहीं थी, बल्कि वह असली हीरों और असली सोने की ईंटों और ऐसी कई चीज़ों से भरी हुई थी। वहाँ पर ऐसा खजाना था जिसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना इस शहर के बड़े से बड़े इंसान के बस की बात भी नहीं थी। उस गोदाम की वह दीवारें इतनी ऊंची और मोटी थीं कि कोई उन पर चढ़ने का सोच भी नहीं सकता था। किसी आम इंसान के लिए तो बहुत ही मुश्किल था उन दीवारों के ऊपर चढ़ना। मैंने उन दीवारों पर जहरीले कांटेदार तार बिछाए थे जो किसी भी इंसान के शरीर को कुछ ही देर में चीर फाड़ कर रख सकते थे। उस गोदाम में मेरी पूरी जिंदगी की कमाई इकट्ठा थी। उसमें खास सोने की ईंटें, हीरे मोती, पैसे सब कुछ रखे हुए थे। इसके अलावा वहाँ दुनिया भर से लूटे हुए और 2 नंबरी से लिए गए बहुत ही खूबसूरत और महंगे आइटम्स भी मौजूद थे, जिनकी चमक पर मैं बहुत ही फक्र महसूस करती थी। इस गोदाम की इन भारी दीवारों के पीछे मेरी वह सारी जिंदगी की कमाई छुपी हुई थी। वो सोने के बड़े बड़े जेवर और वह हीरो की चमकदार थैलियाँ और मेरे घमंड की चिल्ला चिल्ला कर गवाही देती थी, जो मैंने इस दुनिया में जुल्म करके इकट्ठी की थी। मैंने इस गोदाम के आसपास बहुत ही खतरनाक और बेरहम पहरेदार खड़े किए थे। वह हर वक्त पहरा देते रहते थे, जिन्हें मैंने बहुत भारी पैसा देकर सिर्फ इसलिए रखा था कि कोई गरीब या कोई आम इंसान मेरे गोदाम के आसपास भी ना भटक सके। उन पहरेदारों के चेहरे पर कोई इंसानियत और उनकी आंखों में कोई रहम मौजूद नहीं था। वह खतरनाक हथियार लेकर उस गोदाम के चारों कोने में दिन रात पहरेदारी करते रहते थे। इस गोदाम में अब मेरी पूरी दुनिया बसी हुई थी। मैंने उन पहरेदारों को सिर्फ इतनी भारी रकम देकर अपना गुलाम बना रखा था कि मेरा अंधा लालच और मेरी 2 नंबर की कमाई को इस दुनिया की कोई नज़र और कोई कानून ना छीन सके। मुझे अपने पैसों और कमाई पर अंधा घमंड था। मैं खुद को इस दुनिया की रानी समझती थी, सबसे ताकतवर इंसान समझती थी।
मैं अपनी खूबसूरत और बड़ी हवेली के उस रेशम के नरम बिस्तर पर सोई थी, जहाँ मुझे दुनिया का हर आराम, हर राहत मिलती थी। मेरी वह हवेली बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बड़े लॉन में कीमती चमकदार पत्थर लगाए गए थे और हवेली की ऊंची दीवारों पर शुद्ध सोने और चांदी से बहुत शानदार काम किया गया था। मेरे नौकरों की एक बड़ी और लंबी चौड़ी फौज हर वक्त मेरे एक इशारे और मेरे एक हुक्म के इंतज़ार के लिए अपने हाथ बांधे और सर झुकाए खड़ी रहती थी। मेरे खाने के टेबल पर दुनिया के स्वादिष्ट और महंगे खाने सजे रहते थे, लेकिन इतने आराम और ताकत के बाद भी मेरे काले और गलती से भरे हुए दिल को और मेरी इन आँखों को कभी भी सुकून और मीठी नींद नहीं मिलती थी, जो एक इज्जत से रोटी कमाने वाले गरीब इंसान को कच्ची ज़मीन पर भूखा सोने से भी मिल जाती है। मेरा चालाक दिमाग हर वक्त अपनी इस दौलत की गिनती को और बढ़ाने के चालाक प्लान के बारे में सोचता रहता था। मुझे हर वक्त यही डर अंदर से खाता रहता था कि कहीं कोई मेरी इस दौलत को चुरा ना ले, कहीं कोई मेरे दिमाग पर कब्जा ना कर ले और कहीं मेरा वह सारा घमंड मिट्टी में ना मिल जाए। इसलिए मैंने उस गोदाम पर बहुत सारे भारी ताले और बहुत ही खतरनाक दरवाज़ा लगा रखे थे। लेकिन फिर भी मैं एक बेचैनी का शिकार रहती थी। मैं अपनी ही कमाई हुई इस दौलत की कैदी बन चुकी थी और मेरा दिमाग हर वक्त शक और एक ऐसी अंधेरी खाई में गिरा रहता था जहां से निकलने का कोई रास्ता मुझे समझ में नहीं आता था। मैं लोगों को फ़ोन करके आर्डर देती थी। मैं खुद कोई काम नहीं करती थी। मैं लोगों से अपने सारे काम करवाती थी। मैं खुद को एक रानी समझने लगी थी। जहाँ भी मुझे खबर मिलती थी कि कोई बच्चा अनाथ हो गया या किसी औरत का पति उसे छोड़कर चला गया, मैं फ़ौरन अपने आदमियों को वहाँ भेज देती और ज़बरदस्ती उनकी सारी जायदाद हड़प लेती थी और अपनी कमाई को बढ़ाती रहती थी। मेरे दिल में अब एक इंसान का दिल नहीं बचाता, सिर्फ एक पत्थर रह गया था। मुझे किसी पर रहम नहीं आता था, मुझे किसी के रोने पर तरस नहीं आता था। मुझे सिर्फ अपनी कमाई को बढ़ाने का भूत सवार था। पता नहीं मैं इतनी कमाई का क्या करती, लेकिन मैं यह काम अब छोड़ भी नहीं सकती थी। मैं अपने गोदाम में खड़े होकर इस तरह सांस लेती थी जैसे मुझे बहुत सुकून मिल रहा हो। पैसे से निकलने वाली महक और हीरे की चमक मेरे दिल को सुकून पहुंचाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पूरी दुनिया को हासिल कर लिया है। मुझे अपने घर पर सिर्फ यही डर रहता था कि कोई मेरे गोदाम में ना घुस आए, कोई मेरी जिंदगी भर की कमाई को हड़प ना ले। दूसरी तरफ मेरा बेटा राहुल एक बहुत बड़ा एसपी ऑफिसर बन चुका था। वह मुजरिमों को पकड़कर खड़ी से खड़ी सजा देता था। ऐसा कोई भी केस नहीं था जिससे उसने पूरा ना किया हो। एक से एक मुश्किल केस वह चुटकियों में पूरा कर देता था और मुजरिम को पकड़ लेता था। एक बार राहुल को बहुत बड़ा केस मिला था। उस केस में मुजरिम किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था, इसलिए वह केस राहुल को सौंपा गया था। राहुल उस मुजरिम को पकड़ने के लिए निकला हुआ था। जैसे ही वह मुजरिम की जगह पर पहुंचा, वहां वो मुजरिम को पकड़ने ही वाला था कि मुजरिम ने गोली चला दी और गोली सीधा राहुल के बाजू को छूती हुई निकली थी। लेकिन राहुल हार नहीं माना था। उसने अपने जख्मी बाजू के साथ ही मुजरिम को पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाजू को ज्यादा चोट नहीं आई थी क्योंकि गोली बस छू कर गुजरी थी, इसलिए उसका बाजू बच गया था। कुछ ही दिन में वह ठीक हो चुका था। इधर मैंने अपने लोगों को एक ज़मीन में फ्रॉड करने के लिए कहा हुआ था, लेकिन वह ठीक से काम नहीं कर पाए और मेरा नाम बाहर आ गया। पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं दूसरे शहर चली गई, लेकिन वहाँ भी पुलिस ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने 4 बार अपनी जगह बदल ली, लेकिन पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ पाई और चौथी जगह पर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मुझे पकड़ने एसपी राहुल ही आया हुआ था। मुझे पकड़ने के बाद जेल में डाल दिया गया था। मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे क्योंकि मैं काम इतनी सफाई से करती थी। मेरे सबूत बहुत आसानी से नहीं मिल सकते थे। लेकिन राहुल की जिम्मेदारी पर जो केस आ जाए वह इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वह तिनका तिनका करके सारे सबूत इकट्ठे कर रहा था। ना राहुल मुझे पहचान सकता था और ना ही मैं राहुल को। मुझसे जेल में राहुल जब भी कोई सवाल करने आता था, उसकी हरकतें देखकर मुझे अजीब महसूस होता था। उसके गले पर एक मोटा सा तिल था जो मेरे बच्चे पर भीत था। अगली बार जब राहुल आया तो उसके हाथ में एक कॉपी पेन था। वह बाएं हाथ से लिख रहा था। मेरा राहुल भी बाएं हाथ से लिखता था। उसे देखकर मुझे अपना राहुल याद आता था, लेकिन मैं अपना दिमाग झटक देती थी कि वह ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन ही नहीं होता था। वह मुझसे पूछताछ करने आता था। शालिनी मैडम,
इज्जत से बता दीजिए कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं। अगर आपने हमें नहीं बताया तो हम अपने तरीके से आपसे उगलवा लेंगे। मैं उसे कुछ भी नहीं बताती थी, खामोश रहती थी। राहुल मेरे केस में सबूत इकट्ठे कर रहा था कि उसे मेरा वह गोदाम भी मिल गया। उसने गोदाम के ताले तोड़े, वहां खड़े हुए सारे पहरेदारों को अपनी पकड़ में ले लिया और उसने जैसे ही गोदाम का दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए थे। सोने की ईंटें, हीरों की चमकती हुई थैलियाँ, पैसों की महक, सब कुछ देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वो गोदाम इतना भरा हुआ था कि राहुल को यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ एक औरत ने किया है। राहुल वापस पुलिस स्टेशन आया और मेरे थाने में आकर मुझसे पूछताछ करने लगा। देखो शालिनी मैडम, हमें बता दो कि तुमने क्या क्या किया है, क्योंकि हमें तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल गए हैं। अब तुम्हें मौत की सज़ा होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तुमने इतने लोगों की जान ली है, तुमने अनाथ लोगों की जायदाद पर कब्जा किया और अकेली औरत को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। और तुम्हारा वो गोदाम का नाम सुनते ही मेरे होश उड़ गए। क्या गोदाम? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ गोदाम, हमने तुम्हारा गोदाम भी ढूंढ लिया है जिसमें तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई छुपा कर रखी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझ समझ आ गया था कि कोई भी मुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर किसी के हाथ भी वह गोदाम लग गया तो मेरा बचना नामुमकिन था, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई इस गोदाम में रखी हुई थी। देखो शालिनी मैडम, अब हमें प्यार से बता दीजिए, मुझे अपनी ज़िंदगी की एक एक बात बताइए। शुरू से लेकर अब तक मैं समझ गई थी कि अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने उसे अपनी सारी बातें शुरू से बताना शुरू किया। मैं गरीब घर की लड़की थी। मेरी शादी अभिषेक नाम के एक लड़के से हुई थी। वह एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वह एक बहुत बड़ा फ्रॉड और 2 नंबर वाला इंसान है। वो एक एनकाउंटर में मारा गया। मेरा और अभिषेक का एक बच्चा था, राहुल। वह भी बहुत ही प्यारा था। राहुल नाम सुनते ही एसपी राहुल के होश उड़ गए थे। मैं उस घर से निकल गई क्योंकि मैं जानती थी कि अब मेरी और मेरे बच्चे की जान को बहुत बड़ा खतरा है। मैं अपने बच्चे को कभी भी इस खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैं उसे लेकर कहीं दूर आ गई। दूसरे शहर में आकर मैंने घर घर में नौकरी की, लेकिन सब जगह से मुझे बेइज्जती मिली। फिर मैंने सोच लिया कि मैं अपने बेटे को कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करने दूंगी। इसलिए मैंने गैंग का साथ दिया और चोरी करना शुरू कर दिया। लोगों की जायदाद हड़पना, चोरी करना, ये सब कुछ मेरा काम बन चुका था। मैं इस काम में अपने बच्चे को भी भूल गई थी। मुझे अपने बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा था। एक दिन मैं अपने काम के लिए निकली और दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ गई। मेरा बच्चा राहुल उसी दिन दरवाजे से बाहर निकल गया और दोबारा मुझे कभी भी नहीं मिल पाया। मैं 2-4 दिन बहुत उदास रही, लेकिन फिर मैं अपने काम में बिज़ी हो गई। देखते ही देखते मैं इन कामों में बहुत आगे पहुंच गई थी। मुझे अच्छा और मुझसे ज़्यादा सफाई से यह काम कोई नहीं करता था, इसलिए मुझे इस गैंग का लीडर बना दिया गया। और फिर एक दिन मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गई। मैंने सारे अनाथ बच्चों के पैसे हड़पे और मुझे जहाँ भी खबर मिलती थी कि किसी औरत का पति उसे छोड़ कर जा चुका है, तो मैं उसकी जायदाद हड़पने पहुँच जाती थी और उसे सड़कों पर लाकर खड़ा कर देती थी। मुझे किसी पर रहम नहीं आता था। मुझे किसी के आंसुओं पर तरस नहीं आता था। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। मुझे अब अपने बच्चे का भी नहीं पता कि वह कहाँ होगा। क्या तुम मुझे मेरा बच्चा लाकर दे सकते हो? मेरा बच्चा बाएं हाथ से लिखता था, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, और उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा तिल था। बचपन से वह बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। मेरा बच्चा, मैंने उसकी ज़रा सी भी कदर नहीं की। मैं उसे अपने काम में बिल्कुल ही भूल गई। मुझे अपना बच्चा याद ही नहीं रहा। आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। या तुम मेरे राहुल को लाकर दे सकते हो? मेरी सारी बातें सुनते ही एसपी राहुल की आंखों में आंसू आ गए और उसे भी अपना सब कुछ याद आने लगा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बहुत ही धीमे लहजे में कहा, माँ। यह शब्द सुनते ही मेरे होश उड़ गए। क्या? मुझे लगा शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। मैं राहुल हूँ, मैं आपका राहुल हूँ। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? राहुल ने मुझे अपनी सारी कहानी बताना शुरू की। जब मैं अपने घर से निकल गया था तो मुझे रास्ते में एक आदमी ने उठा लिया था
और वह मुझे अपने घर ले आया था क्योंकि उसकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी और उसका कोई अपना बच्चा नहीं था। उसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला और मुझे इतना बड़ा इंसान बनाया। मैंने उसे बताया था कि मेरा सपना एक पुलिस ऑफिसर बनने का है, तो उसने मेरे सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी और वह अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करके इस दुनिया से चला गया। आज मैं जहाँ भी खड़ा हूँ सिर्फ उस आदमी की वजह से खड़ा हूँ और आज मैंने आपको पकड़ लिया। आज मैंने अपनी माँ को एक मुजरिम के तौर पर पकड़ा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। राहुल बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। उसने मुझे सीने से लगा लिया। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो तुझे बिल्कुल ही भूल गई थी। मुझे पता है कि मुझसे बड़ी गलती हुई है और मेरी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। मेरे बच्चे, मैं बार बार उससे माफ़ी मांग रही थी। माँ ने, आप माफ़ी मत मांगिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया। मैं आपको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। लेकिन आपने यह सब काम क्यों किया? आपने उन बेचारे लोगों पर ज़रा भी तरस नहीं खाया। उनके आंसुओं पर थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। आपने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपनी भी। और आज मेरी भी आपने बहुत गलत किया है माँ। राहुल रोता हुआ जेल से निकल कर चला गया और मुझे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। लेकिन मेरा बचना नामुमकिन था क्योंकि मैंने जितनी गलतियाँ करी थी उनसे बचा नहीं जा सकता था। राहुल ने हर मुमकिन कोशिश की थी लेकिन वह मुझे बचा नहीं पाया। वह मुझसे मिलने जेल में आया। माँ, मुझे माफ़ कर देना। आपकी गलतियाँ इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको नहीं बचा सकता। कल को कोर्ट जाना है और वहाँ पर आपका केस दर्ज है। कल को आपको सज़ा सुनाई जाएगी। माँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, तू माफ़ी मत मांग। गलती तो मेरी है। मैंने तुझे छोड़ दिया, मैं तुझे भूल गई। मैंने ज़रा भी नहीं सोचा कि तेरे साथ क्या हुआ होगा। मुझे माफ़ कर देना बेटा। और जिस गलती की सज़ा मुझे मिलने वाली है उसकी मैं हकदार हूँ। मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगी। मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की है, मुझे पता है, और मैं अब अपनी सज़ा की हकदार हूँ। मुझे यह सज़ा दिलाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तू अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह गुजारना और हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर देना। मैं पैसा कमाने में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैं तुझे ही भूल गई। जब इंसान को दुनिया की हर ठोकर मिल जाए तो वह इसी तरह पत्थर दिल इंसान बन जाता है जैसे मैं बन गई थी। लेकिन आज मुझे अपनी गलतियां समझ आ गई हैं। तू बिल्कुल भी उदास मत होना। तू अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजारना और अपनी माँ को भूल जाना जैसे तेरी माँ कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। मेरी बात पर राहुल के आंसू लगातार बह रहे थे। अगले दिन मुझे कोर्ट लेकर जाया जा रहा था। कोर्ट में मेरा केस दर्ज हो चुका था और मुझे फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी। सज़ा का सुनते ही राहुल और उदास हो गया। वह कोर्ट में रो नहीं सकता था क्योंकि वह अपनी ड्यूटी पर था। मुझे 2 दिन बाद फांसी होनी थी, इसलिए 2 दिन तक मुझे जेल में ही रखा गया। राहुल ने 2 दिन तक मेरा बहुत ख्याल रखा था। मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और मुझसे ढेर सारी बातें की थीं। बेटा, तू एक बहुत अच्छी लड़की से शादी करना जो बिल्कुल तेरी तरह हो, ईमानदार और अच्छी, और अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजारना। मेरी बातें सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते थे। माँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको बचा नहीं पाया। आपकी गलतियाँ इतनी ज़्यादा थी कि मेरी हर कोशिश नाकाम रही। मेरे बच्चे, तू मुझसे माफ़ी मत मांग, बल्कि माफ़ी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो मेरे सीने से लगकर रोने लगा था। 2 दिन बाद ही मुझे फांसी हो चुकी थी और राहुल इस दुनिया में अकेला रह गया था। सच्चाई हमेशा हर अंधेरे और हर जुल्म को चीरकर अपनी सच्ची और असली जगह तक पहुंचकर ही दम लेती है, और इंसान की लालच और उसका घमंड उसकी अपनी मौत का जिम्मेदार बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।